यहाँ पर संभावित कैंडिडेट सामने में आपके बगल में है, तो क्या उम्मीद लग रहा है कि इस एरिया में कैसे आप उसको टैकल कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी यहाँ पर है, तो बीजेपी से आपका करारा टक्कर है, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? हम लोग हमेशा बीजेपी को हराने ही आए हैं। इम्तियाज जलील साहब ने औरंगाबाद में हराया, अख्तर उल इमान साहब ने भी हराया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो हरा ही के आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी के जो नकली दवा के व्यापारी मंत्री हैं वो बतलाएं कि नकली दवा का व्यापार छोड़े हैं कि नहीं। क्या नीतीश कुमार में, नीतीश जी के कैबिनेट में नकली व्यापारी रखेंगे, दवा के व्यापारी को रखेंगे? मंत्री जी को जरा सा नैतिकता है कि आपने अदालत ने आपको किस बुनियाद पर नकली दवा का व्यापारी, यानी कितने लोगों की जाने गई होगी, कितने का क्या हुआ होगा, मंत्री जी बताएं किस मुंह से वो हैं और बतलाएं। अभी जो आपके यहाँ जाले में आए हैं, जो सड़क की स्थिति है, मंत्री जी का पता चलता है नगर विकास मंत्री हैं, लेकिन लगता ही नहीं है। जो जाले आपका शहर है, लगता है कि कीचड़ कादो ऐसा डूब रहा है कि लग ही नहीं रहा, विकास का वाह नहीं आया है। जीवेश जी 10 साल से आपको जनता ने मौका दिया, जनता के लिए आपने क्या किया? जरूर आपकी आय 500 गुना बढ़ गई होगी, एफिडेविट में आप पा लीजिएगा। और जब आप बताएं, पटना में भी, पटना नगर विकास मंत्री है, पटना का भी हाल बेहाल है, जाले का भी हाल बेहाल है, दरभंगा का भी हाल बेहाल है। आखिर जीवेश मिश्रा बताएं कि उनका कौन ऐसा चीज है जो जनता के बीच लेकर जाएंगे। हम ये कार्यालय इसलिए खोल रहे हैं कि आम जनमानस को, जाले के जनमानस को अगर किसी भी तरीके की परेशानी हो, जो सबसे बड़ी परेशानी अभी SIR के मुद्दे पर है, यहाँ पर कंप्यूटर से, पूरा सिस्टम से, यहाँ फैसल साहब के नेतृत्व में यहाँ लोग बैठेंगे, वहाँ कुछ भी दिक्कत हो गया, हम अभी क्योटी में खोल के आए, शकील भाई के यहाँ बिस्पी में ऑफिस कार्यालय चिन्हित किया गया है। मिथिलांचल के हर विधानसभा में ऑफिस खोला जा रहा है, ताकि वहाँ सीमांचल में खुल चुका है, ताकि लोगों की समस्या जो SIR के रिलेटेड है उसको हम तुरंत कार्रवाई कर सके, उसका हल कर सके। अभी जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा, पूरी तरह से रैली आपको लेकर के आया है, क्या कहेंगे इस उत्साह को देख के? जाले में एमआईएम कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, सीमांचल के बाद सबसे ज्यादा मजबूत अगर MIM है तो मिथिलांचल में है, और अल्लाह का फजल आज शाहबाद और मगध तक हम पहुंच गए, आज बिहार शरीफ, नालंदा, नवादा पहुंच गए। तो ये कार्यकर्ताई रीढ़ की हड्डी है, कार्यकर्ताई के चलते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। मिथिलांचल में कहीं वापस तो नहीं जाए, क्योंकि कैंडिडेट खड़े हैं, उत्साहित कार्यकर्ता है, दोबारा उनको धोखा तो बगल में वकार सिद्दीकी साहब लोकसभा लड़े हैं, इन पर इतना प्रेशर आया, सब कुछ आया, वकार साहब झुके नहीं, डरे नहीं, तो किस वापस मजलिस कही जाती है? 1958 के बाद आज तक 2025 तक बहुत ही मजबूती से MIM खड़ी। हम आएंगे जाएंगे, कोई भी आएगा जाएगा, लेकिन MIM क़यामत के सुबह तक रहेगी। सर जी, RJD गठबंधन में क्यों नहीं लिया अचानक? अभी तो आप पूछिए तेजस्वी जी से, मनोज झा उनके दुलरवा हैं, उनसे पूछिए कि उनको जीवेश, उनको वो पसंद है, मिश्रा जी जो पसंद है, क्या नाम उनका, ऋषि मिश्रा पसंद है, जो महागठबंधन के कैंडिडेट को हराते हैं। महागठबंधन के कैंडिडेट को पिछले बार किसने हराया? जीवेश, जो ऋषि मिश्रा साहब अपने विधानसभा जाए, जहां पर माइनॉरिटी का इलाका है, जहां पर माइनॉरिटी के लोग एक नौजवान को हरा दिए, फिर उसी राजद और गठबंधन की पैरवी कर रहे हैं। फैसल साहब अफ्तार पार्टी देते हैं, 5 दिन बाद वो भी अफ्तार पार्टी देने लगते हैं। आपकी नकल हो रही है 100%। अब देखिएगा, कल आप देखिएगा, जो भी राजद का कैंडिडेट है, ऋषि मिश्रा जो हैं आपके, पूरा जाले में घूमते नजर आएंगे, आप कल से देख लीजिएगा। हम क्योटी गए हैं, कल फातमी साहब अपने पूरे ब्रिगेड को अब उतार देंगे, बिस्पी गए हैं, वहाँ फैयाज साहब उतार देंगे, बगल में क्या कहते हैं सिद्दीकी साहब उतार देंगे। दिक्कत यही है कि आप पीछे पीछे क्यों चलते हैं? हम तो MIM तो साथ लेके चलने की बात करती है, बीजेपी को हराने की बात करती है, लेकिन आपको MIM से इतना डर क्यों है? हम तो UPA 1 UPA 2 में हम आपके साथ थे, कांग्रेस के साथ थे। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, और क़यामत की सुबह तक विचारधारा की लड़ाई रहेगी, और हम लड़ेंगे। लेकिन सवाल है कि लोग, बीजेपी के, RJD के लोग, महागठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो जाले लड़ने नहीं, मिथिलांचल में सभी सीट को हराने आ। पहले भी 2009 में मिथिलांचल हारी, 2010 में हारा, 2014 में विधान लोकसभा आप हारे, 2019 में हारे, 2024 में आप हारे। आप तो हारा ही नहीं पा रहे हैं भाई भाजपा को, बतलाइए। तुरंत 2009 में भाजपा से कहना चाह रहे कि बिना AIMI के सहारे राजद बीजेपी को नहीं हरा सकती। एक सच्चाई है, जब आप पशुपति पारस जी को ले सकते हैं, जो आदमी भाजपा को पूरे बिहार में 10 साल में सुबह शाम मोदी जी चालीसा पढ़ के, उसको आप ले रहे हैं। मुकेश सहनी जी जो कभी आपके उछल के उधर जाते हैं, कभी उछल के उधर जाते हैं, उनको ले लेते हैं। आप दूसरे को ले सकते हैं, लेकिन MIM जो बीजेपी के खिलाफ थी है और रहेगी, उससे इतना डर क्यों है भाई? एक स्पेस MIM को देने से, हमने 6 MLA दिया है।
5 साल में 6 एमएलए हमने दिया, ना मांझी जी जीत पाए, ना मुकेश सैनी जी जीत पाए, ना सीपीआई जीत पाई, ना सीपीएम जीत पाई, एमआईएम ने 6 एमएलए दे दिए 5 साल के कार्यकाल में। और अख्तर ईमान साहब एक बेबाक चेहरा है। आज तक हमने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, हमने इंसानियत की बात की, दलित का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, बाढ़ की तबाही का, पलायन का, हर मुद्दा अख्तर ईमान साहब उठाए। आज ऑपरेशन सिंदूर में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो पाकिस्तान को एक्सपोज किया, विश्व पटल में जाकर बतला दीजिए कोई है। इनके पास ना संबित पात्रा को भेज पाए, ना सुधांशु त्रिवेदी को भेज पाए, ना शहजाद पूनावाला को भेज पाए, ना साजिया इल्मी को भेज पाए, ना प्रदीप भंडारी को भेज पाए। वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वही सलमान खुर्शीद साहब, वही मनीष तिवारी जी, वही शशि थरूर जी को भेजना पड़ा, इनके वही सरफराज अहमद साहब को भेजना पड़ा। जब भी देश को सरहद को जरूरत पड़ेगी आप मेरे ही नाम पाइएगा। और भाजपा के लोग रक्षा दलाली बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किया है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के घर में जाकर मोदी बिरयानी खाए हैं, जिन्ना के मजार में फातिया अडवाणी पड़े हैं, अजहर मसूद को कंधार जाकर बीजेपी छोड़ी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और ललन सिंह मसूद अजहर साहेब बोलते हैं, जो आतंकवादियों को पाकिस्तान में भारतीय सैनिकों ने मारा तो उनको शहीद बोलते हैं ललन सिंह पार्लियामेंट में। और अमित शाह भूल जाते हैं देश का सबसे पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे है और उनका बेटा आईसीसी का चेयरमैन और पाकिस्तान से 14 तारीख को क्रिकेट खिला रहा है। इतना अमित शाह जी को नैतिकता नहीं है कि अपने बेटे को समझाएं कि तुम पाकिस्तान से क्रिकेट खिला रहे हो। पहलगांव की हमारी जो बहनें विधवा हुई हैं उसके हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं सूखी है, और अमित शाह जी के बेटा क्रिकेट खिलवा रहे हैं पाकिस्तान से। और पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, हवा बंद करने की बात कर रहे हैं, और बेटा आपका क्रिकेट खिला रहा है। जरा सा भी नैतिकता है? जीवेश मिश्रा जी पूछिए अमित शाह से, पूछिए दिलीप जायसवाल से कि अमित शाह के सामने मुंह से बोली नहीं निकलता है क्या उनके बेटा के खिलाफ। अगर कोई दूसरा रहता आईसीसी का चेयरमैन तो भाजपा वाले रोड पर लंगोट पर धरना देते। आज जय शाह के खिलाफ भाजपाइयों को औकात नहीं है बोलने की कि पाकिस्तान से क्रिकेट क्यों खिलवा रहा है। पाकिस्तान ने आतंकवादी इतनी बड़ी घटना की, पूरी दुनिया जानता है कि पाकिस्तान ने आतंकवादी घटना की, और आप जय शाह को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अमित शाह का बेटा है। बोलिए। और नकली दवा का व्यापारी मंत्री जो आपका है उससे पूछिए ना, नकली दवा का कब तक व्यापारी, कब व्यापार बंद होगा। आपको नगर विकास मंत्री की कहाँ है बतला दे, कोई ऐसा विधानसभा ब्लॉक बतला दे मंत्री जी की जिसका विकास हुआ है। हॉस्पिटल आपका खुला, जाकर देखिए 12 बजे रात में जाएंगे डॉक्टर नहीं रहेगा। आपके ब्लॉक में घुसखोरी इतना है कि लगता ही नहीं कि ये ब्लॉक है, लगता है घुसखोरी काटता है। अभी 422 करोड़ का पटना में डबल डेकर ब्रिज बना है, आज सुबह वो ब्रिज में दरार आ गया है। वही नगर विकास मंत्री का, मंत्री जी को पीसी पहुंच गया होगा, लेकिन मंत्री जी बतलाएं कि पीसी तो ले लेते हैं लेकिन विकास का और जो बिल्डिंग बनाने के दायित्व है नगर विकास में, जो रोड जो नगर विकास बनाता है उसका पीसी खाली लीजिएगा। सीएजी रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट आई 71,000 करोड़ का, उस पैसे का क्या हुआ भाई? वाकई में बिल नहीं जमा होगा भाई? नेचुरल है। जब अगर विनोद राय ने सीएजी रिपोर्ट किया था तो यूपीए सरकार गिर गई थी, लेकिन आज भाजपाइयों की इतनी हिम्मत नहीं है कि पूछ पाए सीएजी रिपोर्ट की, क्योंकि उनको तो प्रधानमंत्री सेल्समैन बना हुआ है। अदानी का सेल्समैन पूरी दुनिया बच्चा पूछे नरेंद्र मोदी है। बिहार में लड़कियों के साथ लगातार रेप हो रहा है और कोई इंसाफ नहीं मिलता है, चाहे वो तरन्नुम हो, चाहे स्नेहा हो, चाहे कोई भी हो, लगातार गायब भी होती है लड़कियां। हाँ। बहुत सारा। तो इस पे क्या कहना चाहिए? इस पे यही कहेंगे नीतीश कुमार बतलाएं, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है बिहार। एनसीआर भी यूपी और बिहार कंपटीशन करता है, वहां योगी आदित्यनाथ डींग हाँकते हैं कि 370 हट जाएगा, हम पीओ को कब्जा कर देंगे। राजनाथ सिंह उसी उत्तर प्रदेश के रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री बोलते हैं नहीं मेरा इरादा नहीं था। जब पाकिस्तान का डीजीएमओ आपको फोन कर रहा था कि आप भारत से हाथ जोड़ रहा था तो कुलभूषण जाधव को क्यों नहीं छुड़वा दिया? जो मछुआरे हमारे पकड़ाए हुए हैं उनको क्यों नहीं छुड़वा दिया? पाकिस्तान पीओके को क्यों नहीं कब्जा राजनाथ जी कर दिए? डींग हाँक रहे थे अमित शाह लोकसभा में कि पीओके, तो पीओके काहे नहीं ले आए? और जाकर एक गोरा व्हाइट हाउस से ट्वीट क्यों करता है? वो 56 इंच का सीना, वो 26 इंच का सीना हो जाता है। नरेंद्र मोदी जिस चाइना को झूला झूला रहे थे वो चाइना तो पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तो नरेंद्र मोदी चाइना का नाम लेने से, नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम लेने से इतना डरते क्यों हैं? बतलाएं। सेल्समैन बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे कि देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, उस पद की कुछ गरिमा रखेंगे प्रधानमंत्री। और उससे बड़ी बात तो एसडी देवेगौड़ा के ग्रैंडसन प्रज्वल रवन्ना एक रेपिस्ट का प्रचार इस देश का प्रधानमंत्री करता है चुनाव में। इससे बड़ा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। एक देश का नरेंद्र मोदी, इनका नाम है प्रधानमंत्री, प्रज्वल रवन्ना को जिसको रेप कन्विक्शन हुआ है, नरेंद्र मोदी उसका प्रचार कर रहे थे। अगर जरा सा भी नैतिकता आरएसएस भाजपा में है तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। जाले में जिस तरह से आपका स्वागत किया उत्साहपूर्वक, काफी लंबा आपका यात्रा लेकर आए भी,
क्या कहेंगे अपने दर्शकों के लिए, खास करके अपने चाहने वाले? मैं फैसल साहब के पूरी टीम का शुक्रिया, जेके भाई का, वकार साहब का, शकील भाई का, मेरे फहद भाई का, इन लोग का जो मोहब्बत और शफकत। जब भी मिथिलांचल आए हैं मुझे लगा नहीं है कि मैं सीमांचल में हूँ, लगा हूँ कि अपने घर ही में हूँ। इन लोग आखिरी सवाल, 10 विधानसभा में आपने पार्टी ऑफिस खोला है जी सर। तो आप कैंडिडेट 10 विधानसभा में अभी दे रहे हैं सर 10 से ज्यादा इंशाल्लाह देंगे। अगर मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरी बात मान ले तो मैं चाहूंगा कि जब बिहार के नौजवानों में आज गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, राजपूत हो, भूमियार हो, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यूथ आइकन मांग रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने नारा लगाया, जिस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज किया, पाकिस्तान में जाकर एक्सपोज किया, जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत का झंडा बुलंद किया, आज हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, झा जी, सिन्हा जी, सिंह जी, किसी से भी पूछिए, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को यूथ आइकन बनाया है। जिस तरीके से आज सिराज ने मैच जिताया, उसी तरह आज चाहता है कि देश का सबसे ईमानदार छवि का नेता, उसका नाम अगर देश में है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और बिहार में तो अख्तर उल इमान साहब। क्या गारंटी है कि एमआईएम के विधायक जीतने के बाद राजद में चले न जाए? अब भाई ईमान से कोई समझौता कर ले तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो ईमान वाले हैं, हम तो ईमान पर भरोसा रखते हैं। अब कोई मीर जाफर निकल जाए, जयचंद निकल जाए, एक नाथ शिंदे को पाला बाल ठाकरे साहब ने, उद्धव ठाकरे ने पाला, उन्हीं के पीठ में खंजर घोंप दिया, क्या कीजिएगा? अब चेतन आनंद, जो अपने आप को बहुत चेतन आनंद मोहन जी के लड़का थे, लवली आनंद जी के लड़का थे, वो खंजर घोंप दिया तेजस्वी जी के साथ क्रिकेट खेल रहा था। क्या कीजिएगा? फातमी साहब को देखिए, भाजपा में भाजपा जदयू से बेटा को चुनाव लड़ाए थे, अब फिर से राजद में आ गए टिकट के चलते, जाकर सिंगापुर में लालू जी को गुलदस्ता देने लगे, और कल तक लालू जी को गाली फातमी साहब देते थे, वही लालू जी ने मंत्री भी बनाया था उनको। तो क्या कीजिएगा? नैतिकता बची है क्या? आप किसके साथ गठबंधन कर? हम चाहते थे महागठबंधन से गठबंधन हो। हमारा सवाल मनोज झा जी से पूछिए कि उनके बूथ पर भाजपा को कितना वोट मिलता है, राजद को कितना वोट मिलता है। मनोज झा बताएं, राज्यसभा के सीट क्यों बर्बाद करते हैं? मनोज झा जी ना वोट दिलवा पाते हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना जानते हैं गमछा में रखकर। ये समाजवाद नहीं, ये मक्कारवाद है। मैं बोलता हूं अगर राजद में जरा सा एहसास था तो शरद यादव जी के घर में देते, किसी दलित को, पिछड़ा को, अशफाक करीम साहब की जगह पर आप किसी दूसरे अशफाक करीम साहब को देते। लेकिन आप वोट मुसलमान का, यादव का, दलित का, पिछड़ा का। अब मनोज झा जी जो दिल्ली में भी प्रोफेसरी का तनख्वाह उठा रहे हैं, फिर राज्यसभा का भी तनख्वाह उठाएंगे, जिसका गमछा लगा देंगे और बस गमछा वाला लिख कर कागज में पढ़ देंगे, हम ताली बजा देंगे। आप चुनाव जीत कर आइए विधानसभा से, लोकसभा से मनोज झा जी, तब समझेंगे ना जनता के बीच में। आप भाजपा के खिलाफ कह रहे हैं, जो लोग भाजपा की बी टीम कहती है एआईएमआईएम को, उनको क्या कहना चाहिए? कब तक कितना सुनते रहेंगे? सब लोग बोलता है हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, कितना सुनिएगा? जनता की अदालत में जाएंगे, इंशाल्लाह जनता जवाब देगी। और आज मेरा क्वेश्चन है कि अगर महागठबंधन में अगर एआईएमआईएम पार्टी जाती है तो क्या प्रत्याशी चेंज हो जाएगा? मतलब एमआईएम जाएगी, अगर गठबंधन में जाएगी, इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, अख्तर उल इमान साहब करेंगे। हम मजबूती से भाजपा को हराएंगे। और आज भाजपा के दूल्हे भाई वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, कल तक कटमुल्ला बोलते थे, कल तक जिन्नावादी बोलते थे, लेकिन उसी दूल्हे भाई को विदेश भेजना पड़ा। ये भाजपा की नैतिकता हार है। अब प्रधानमंत्री बताएं कि प्रज्वल रवन्ना जैसे रेपिस्ट का प्रचार क्यों किया था, और ये नकली दवा का व्यापारी आपका मंत्री बताए कि इस्तीफा कब दे रहा है, और इनके जो आय की जो बढ़ोतरी इतनी होती है, इसके पीछे क्या राज? अरे तो कौन नेता है जो 1 नंबर है, सो आप हमको बताइए। 1 नंबर ए से असदुद्दीन ओवैसी साहब, 1 नंबर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार में अख्तर उल इमान साहब, एक और अख्तर उल इमान साहब। वकार साहब, कार्यालय का उद्घाटन हुआ है जाले में, आप यहाँ से प्रत्याशी भी रह चुके हैं विधान लोकसभा के, क्या कैसा लग रहा है कार्यालय खुलने के बाद? सबसे पहले मिथिलांचल की पावन धरती पे अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता सह युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे नेता आदिल हसन साहब का हम स्वागत करते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं फैसल रहमान आमिर साहब को जो जाले में सेवा कार्यालय खोले हैं। बाकी सारी बातें हमारे नेता ने रख दी है, इसलिए हम चाहेंगे कि और कोई सवाल रहा नहीं, जो भी सवाल रखा था। इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उससे पहले कार्यालय खुल गया है, इससे क्या आपके पार्टी पर कोई असर करेगा? वोट बैंक पर? एज ए प्रभारी हमारी जिम्मेदारी है कि पूरे मिथिलांचल में हर विधानसभा में हम कार्यालय खोलें, लोगों की आवाज़ पहुंचाएं, लोगों की आवाज़ दर्द को उठाएं, और सीट का फैसला जहाँ तक कैंडिडेट का फैसला है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अख्तर उल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब, आदिल हसन साहब करेंगे।
सर अपने पीएमसीएच जो है, जो अपने बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ जाके लाखों मच्छर मिलता है, ट्रीटमेंट सही नहीं होता है। और अपने जाले के विधायक जी से रहने दो। दूसरा दिन को वही एडमिट करवाइए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यालय खुला या सेवा कार्यालय है ये? जी बिल्कुल, ये सेवा कार्यालय है। सबसे पहले हमारे जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, और जिस पार्टी से हम हैं MIM का सेवा कार्यालय खुला है, जो यहाँ आज मिथिला की पवन धरती दरभंगा के जाले विधानसभा में हम लोगों के नेता युवा के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे नेता जनाब आदिल हसन साहब का हम स्वागत करते हैं। वहीं हमारे मिथिलांचल के प्रभारी और पूर्व लोकसभा मधुबनी प्रत्याशी जनाब बकर सिद्दीकी साहब का, यहाँ पे JK साहब है, क्यूटी से संभावित हमारे उम्मीदवार जो है पार्टी के शकील रहमान साहब हैं, फहद भाई हैं, फहद भाई हैं, मलिक दो साहब हुए और दानिश भाई हुए, जुबैर भाई हुए, निमरोज भाई है। जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टी के एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता को हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस प्रोग्राम को आज जाले में ऐतिहासिक प्रोग्राम। आप कह रहे हैं कि सेवा कार्यालय खोले हैं, लेकिन आप आज जो जाले के रोड पे प्रदर्शन किए हैं अपने नेता की अगुवाई में, वो कहीं ना कहीं जाले और मिथिलांचल के उन नेताओं की दोष उड़ाने के लिए काफी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज अभी तो सिर्फ ये टेलर है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। और हमारे यहाँ पे नेता बैठे हुए हैं, तो सोचिए इनकी रणनीति पे हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो आदिल साहब की जो रणनीति बनेगी उस पर जब हम चुनाव लड़ेंगे तो इंडिया और गठबंधन दूर दूर तक नजर नहीं आएगा जाले में। लास्ट तक आते आते मैनेज नहीं हो जाएगा। ईमान से अगर कोई समझौता कर सकता है तो 4 विधायक मेरा जा सकता है, मगर आज ईमान से अगर समझौता करेंगे कल अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा और जाले की जनता माफ नहीं करेगी। मैं चुनाव हार भी जाऊंगा तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं अपने ईमान और अपने लोगों के साथ समझौता नहीं करूंगा। सर एक सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है PMCH, और वहाँ अपने ही पार्टी के विधायक अपनी ही सरकार में पिट जाते हैं। भाई सबसे एम्स में तो विधायक गुंडागर्दी करेंगे तो पिटाएंगे ही। आपका मंत्री नकली दवा बेच रहा है, क्या कीजिएगा? आपका मंत्री नीतीश जी में इतनी नैतिकता नहीं है, बीजेपी के सामने इतना नतमस्तक है कि नीतीश कुमार का मंत्री नकली दवा व्यापारी में पकड़ा रहा है, तो क्या कीजिए? डॉक्टर रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एकदम विधायक का गुंडागर्दी है। विधायक को पुलिस एक्शन लेना चाहिए, विधायक पर एक्शन लेना चाहिए। विधायक को गुंडागर्दी करने के लिए नहीं भेजा गया। आपके पास मुकुट होगा, वो लाने का कष्ट करें डॉक्टर साहब। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए, और ताली रुकना नहीं चाहिए। ताली की गड़गड़ाहट पूरे तरीके से होनी चाहिए, पुरजोर तरीके से। यहाँ पे जनाब आदिल हसन साहब का मुकुट से जनाब आदिल हसन साहब के लिए, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता है, युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जनाब फैसल रहमान आमिर साहब जो जाले विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं, इनको सम्मानित कर रहे हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि तालियों से इनको सम्मानित करें। शुक्रिया जनाब आदिल हसन साहब, विधानसभा की जनता की तरफ से। आप इसके बाद जनाब बकर सिद्दीकी साहब जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं मिथिलांचल के प्रभारी हैं, उनके लिए मैं कुछ अल्फाज कहना चाहूंगा। जाले विधानसभा के भावी प्रत्याशी फैसल रहमान आमिर, तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। शुक्रिया। जल्दी आना, समय कम है, जल्दी। जनाब मलिक साहब जहाँ कहीं भी हो मंच पे मानते हैं, ये एक समर्पित, वफादार और दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं, इनका जोरदार तारीफ। इसके बाद जुबैर साहब का स्वागत किया जाए। ये वरिष्ठ नेता जनाब जुबैर साहब,
जहाँ कहीं भी हो मंच पे आने का कष्ट करें। ये वरिष्ठ नेता जिनके अनुभव से भी मंच पे आने का कष्ट कीजिए। दानिश खान साहब मंच पे आने का कष्ट लिया जाए। जुबैर साहब आप जहाँ कहीं भी हो मंच पे आने का कष्ट करें। जुबैर साहब जुबैर साहब आपकी रहनुमाई को हमारा सलाम। अब इसके बाद जनाब जेके साहब जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जिनकी पहचान सेवा और सादगी है, जनाब एक गर्व की बात है, इनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जनाब जेके साहब किया जाए। ताली रुकनी नहीं चाहिए जनाब शकीलुर रहमान साहब के लिए। इनका तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए। और इसके बाद जनाब मुबारक हुसैन साहब का इस्तेमाल करते हैं। जनाब मुबारक साहब विधानसभा अध्यक्ष जी मजबूती है, इनको से स्वागत किया जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जनाब मुबारक हुसैन साहब जो विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष जनाब मुबारक हुसैन अतारी साहब, इनका तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए मुबारक हुसैन साहब के लिए। इनका हर एक कदम पर एआईएम को मजबूती कर। आप डॉक्टर निहाल साहब आप जहां कहीं भी हो मंच पे उपस्थित होइए। डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब इसके बाद जनाब फिरोज साहब जो एआईएम के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, उनका मंच पे इस्तेमाल किया जाए। फिरोज साहब मंच के सामने तो बोले ना आगे पीछे होने के लिए। इसके बाद जनाब इमरान साहब मंच पे उपस्थित हो। जनाब इमरान साहब मंच पे आइए और इनके लिए जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आप जो पूरी मजबूती से अपनी बात जाले विधानसभा में रखते हैं और जाले विधानसभा के लिए जनाब दानिश खान साहब एकदम क्लोज लीजिए। अब इसके बाद फहद साहब जहाँ कहीं भी हो मंच पे उपस्थित साहब, आप जहाँ कहीं भी हो मंच पे आने का। इसके बाद जनाब निसार बैग साहब जो एआईएम के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता है, वो मंच पे उपस्थित हो। जनाब का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब जो है हमारे तालियां एक सीन है, स्वागत करें। ताली रुकनी नहीं चाहिए। फैसल रहमान आमिर एक नई सोच का कह सकते हैं कि एक नई सोच है हमारे बीच। डॉक्टर इरशाद साहब का तालियों से स्वागत किया जाए। भैया सबका स्वागत हो गया, आप अपना ही स्वागत करवाइए ना, आपका भी स्वागत होना चाहिए। आप जो हमारे बीच सम्मानित होने जा रहे हैं सुधीर साहब, जो फैसल रहमान आमिर के बहुत ही करीबी है
वरिष्ठ नेता भी हैं और इनके पुरजोर तरीके से मेहनत करते हैं। इनके देखिए बैठा जी, इधर हाथ लाइए। AIMIL
तो गाइज इस समय हम जो है आ गए कहाँ, देवड़ा है, कौन सा जगह? देवड़ा है। आगे वाली हिस्से में वो ग्रुप है। ये बता बाकी में शेयर आते हैं। अल्लाह ने भाजपा को नहीं हरा पाते हैं। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ऊपर के थे ना तुझे बोलियो कर एम आई पार्टी नहीं दोस्त, ये IMIM है। MI मोबाइल सब चालू है। MI पाटिल जिंदाबाद। MI मोबाइल होता है, MI मोबाइल आता है, AIMIM जी, AIMIM। हाँ AIMIM मोबाइल होता है। हाँ वो आगे से भी ले की जो है अच्छे सबको जाएंगे, क्योंकि आप हो गया हम सीधा जाले में मिलेंगे। हाँ
रौला काट रहा है। हाँ भाई डर लगता है ऐसा ध्यान नहीं दे रहा, वो बात करने में ध्यान दे रहा। चाय वाली भाभी चाय वाली यस हम लोग आगे टाइम नहीं पहुँचे। आगे आके तब मार है वो विकास है, विकास ही विकास है जाले का, देख सकते हैं भाई आपके सामने है विकास। लंदन बन चुका है जाले पैदल आ रहे हैं।
लाइव चल रहा है लाइव। हम पहले बता दिए थे आप गिरने वाला है, आप गिरने वाला है, तब तक गिरे। पहले बता दिए गिरेगा नहीं, फिर भी नहीं गिर गया क्या? हाँ दोनों गिरना ना जो भी गिरा है सब मेरे वीडियो में। नागिन की तरह लहरा रहा था, मेरे वीडियो में है। जो भी ठुकाएगा सो ले जाने बात कहाँ है?